दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज यहाँ पर हम जो है पहली बार एनसीईआरटी के नोट्स एनसीईआरटी से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसमें देखिए आप जो है क्लास 9 तक आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में का मतलब है कि हमारे चारों ओर पदार्थ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पदार्थ आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, मैटर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। दोस्तों अगर आप जो है इस लॉकडाउन में स्कूल में नहीं जा पा रहे या आप किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और इसमें हम पूरी सीरीज चलाने वाले हैं, 9th और 10th पूरा हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो रोज़ हमारे साथ आप बने रहिएगा हमारे चैनल में हमारे साथ। दोस्तों अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों बाकी कुछ कहने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम या किसी प्रकार का कोई डाउट या कुछ भी आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और अपने सुझाव नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं इस तरह के आप ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है क्योंकि पूरा चैप्टर होने वाला है, तो यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए हम यहाँ पर मैटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारे सराउंडिंग्स में हमारे चारों ओर जो है जो मैटर उपलब्ध हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैटर को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैटर क्या होता है? तो मैटर किसे कहते हैं, यानी कि हिंदी में जिसको हम पदार्थ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैटर इज द सब्सटेंस विच है मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, मैटर जो है उस पदार्थ या मैटर को या पदार्थ को उस चीज को कहा जाता है जिसका अपना कोई मास होता है, यानी कि उसका अपना कोई द्रव्यमान होता है, और बाकी ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, कुछ न कुछ स्थान घेरता है। अगर हम किसी चीज को, हमारे पास कोई ग्लास है, कोई पेन है, हमारा डस्टर है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, यानी कि कुछ न कुछ इसका मास होता है। और दूसरा इसमें एक चीज ये होती है कि ये कुछ न कुछ स्थान घेरता है। अगर हम इसको टेबल में रखेंगे, ये अपना जितना भी इसका द्रव्यमान है या जितना इसका आयतन है उतना ये स्थान घेरेगा। ठीक है, तो उतना स्थान घेरता है। तो ये मैटर की क्वालिटी होती है, हम उसको मैटर कह सकते हैं। जो भी चीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जिसमें द्रव्यमान होता है अपना कोई, और दूसरा ये कुछ न कुछ स्थान को घेरता है। तो दोस्तों दूसरी चीज इसमें यह है कि मेटल मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे पूरी बिल्डिंग है तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक उदाहरण के लिए समझने की बात है तो ईंटों से और बाकी अन्य बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो उसी तरह से कोई भी मैटर है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि हम उसको पार्टिकल्स कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों उसके बाद जो है हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे बुक है, पेन है, टेबल है, दूध है, और बाकी कुछ गैसेज हैं, धुआं है, हवा है, और क्या कहते हैं ये विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, ये सारे जो है पदार्थ हैं, यानी कि मैटर हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ आपके दिमाग में आता होगा कि यार मैटर देखो, बुक यहाँ पर सॉलिड अलग है, हम मिल्क देख पा रहे हैं तो मिल्क कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ है, जैसे ऑक्सीजन है या फिर कोई भी गैस है तो वो अलग प्रकार की है। तो ये सारे मैटर ही हैं। ठीक है ना, तो इनकी अलग अलग स्टेट हैं। ठीक है, अलग अलग अवस्थाएं हैं जिसके आधार पर हम जो है इनको आगे थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें, तो इसके अंतर्गत जो है हम यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार के स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। 5 प्रकार की होती हैं, 3 इसमें जैसे 3 तो ये हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों हैं। बाकी इसके अलावा जो है वो है एक चौथी प्लाज्मा है, और 5वीं बोस आइंस्टाइन करके है, तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन 3 को देखते हैं। यहाँ पर ये 3 स्टेट हैं, इसको हम जो डिटेल में है वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक चीज समझते हैं। हमने कहा कि मैटर पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, या स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का क्या रोल रहता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, इस चीज को हम जो है डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों
अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। नंबर एक, कंटिन्यूसली मूविंग है, ठीक है। दूसरा है स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है ना। तो ये हैं पार्टिकल्स से किसी भी मैटर के, तो इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। और उसके बाद तीसरा अट्रैक्शन ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। इनको हम आगे जो है डिटेल में देखते हैं। इसमें सबसे पहला है पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, जैसे कि हमने देखा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। तो दोस्तों आप देखते हैं कोई भी मैटर होता है वो जो है जैसे हमारे पास कोई परफ्यूम की शीशी होती है, हम उसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो पूरी परफ्यूम की सेंट पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई गैस है तो वो भी पूरे उसमें फैल जाती है। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है उसको हम अगर किसी बर्तन से छोड़ देंगे तो वो भी मूव कर जाता है। ये हम जिसको देख सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल हैं। बाकी हम अन्य तरीके से बात करना चाहें तो दोस्तों प्रत्येक पार्टिकल के पास, ठीक है, प्रत्येक पार्टिकल के पास एक एनर्जी होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर उसको हिंदी में देखना चाहें तो उसका नाम होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि गति माने मोशन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, अगर किसी गतिज ऊर्जा को हिंदी में पहले समझो तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है गति से उत्पन्न होने वाली एनर्जी, या फिर ऐसी एनर्जी जिससे गति उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है, तो किसकी वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स के पास होती है। व्हेन द टेम्परेचर राइज द पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। जब जो है टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी क्या होती है? फास्टर होती है, यानी कि तेज होती जाती है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसीलिए जो है उनकी मूवमेंट भी ज़्यादा तेज होती है, ठीक है ना। तो ज़्यादा तेज होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। कहीं पर अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स में मूवमेंट किसकी वजह से होती है, तो हमारा आंसर होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी की वजह से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं मैटर के प्रत्येक स्टेट में ये पार्टिकल्स की मूवमेंट अलग अलग होगी, ठीक है ना। अब सॉलिड में इसके पार्टिकल्स की मूवमेंट अलग होगी, लिक्विड में अलग होगी और गैस में अलग होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किस में कितनी ज़्यादा और किस में कितनी कम होगी। दोस्तों देखिए सॉलिड में सबसे कम होती है पार्टिकल्स की मूवमेंट, ठीक है ना। आप यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए, सटे हुए। जैसे एक क्लास में एक बच्चों को एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाए आप, ठीक है ना, तो उनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी ना हो, उनको सटीक सटा के खड़ा कर दिया जाए तो उनके बीच में मूवमेंट हो सकती है? आप बताएं, नहीं हो सकती है, बहुत कम हो सकती है ना, जरा से हिल पाएंगे, ठीक है ना। तो भैया धक्का मुक्की हो जाएगी क्लास में, है कि नहीं, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, है कि नहीं। तो इनमें मूवमेंट बहुत कम होती है, जरा जरा अपनी ही जगह पर ये थोड़ा थोड़ा हिल सकते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। सो वी कुड से मिनिमम इन सॉलिड, यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स में बहुत कम होती है। उसके बाद दूसरा लिक्विड ले लेते हैं भाई। लिक्विड में देखो आप थोड़ा थोड़ा स्पेस है, देखिए यहाँ पर, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमको वो वाला जो सेकंड वाला था स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ये हमको पहले डिस्कस करना था। चलो हम इसको पहले डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सॉलिड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस है, जिससे कि वो पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इधर उधर मूव कर सकते हैं। जैसे जैसे पार्टिकल्स का हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कब? जब टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी मूवमेंट भी बढ़ेगी, ठीक, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। और लास्ट स्टेज जो है वो गैस की है। तो गैस में सबसे ज़्यादा जो है मूवमेंट होती है, क्योंकि इसके कण जो है काफ़ी दूर दूर हैं, इसको चलने फिरने के लिए इनके पास जगह होती है काफ़ी, और ये हल्के भी हैं, तो ये मूवमेंट कर सकते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो है मूवमेंट किस में होती है, किसके पार्टिकल्स में? ये गैसों के पार्टिकल में
होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसका दूसरा जो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा था, तो दूसरा इसमें हम अभी बात कर रहे थे कि ये हमको एक्चुअली पहले डिस्कस करना चाहिए था। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, पदार्थ के, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, इनके बिटवीन बीच में जो है स्पेस होता है, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी पार्टिकल होते हैं उनके बीच कुछ न कुछ स्पेस होता है, जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर हम देखें तो सबसे कम जो है स्पेस होता है सॉलिड में, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था। तो सबसे कम सॉलिड में होता है, यानी कि मिनिमम इन सॉलिड एंड मोर इन लिक्विड, और लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा होता है गैसेज में, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसों में होता है। आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए ना, तो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इतना आप जानते हैं। और दोस्तों अगर देखिए हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल या फिर एक एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास एक गिलास पानी है, ठीक है ना। तो एक गिलास पानी, इतना पानी है हमारे पास, इतना वाटर है। तो इस वाटर में अगर हम जो है एक स्पून अगर सॉल्ट डाल दें, ठीक है ना, तो एक स्पून अगर हम इसमें सॉल्ट डालते हैं तो पानी का जो लेवल है ना, वो लेवल जो पहले था वही लेवल रहेगा। क्या कभी ऐसा हुआ हम अगर 2 चम्मच अगर पानी में चीनी डाल देते तो वो पानी बाहर आ जाए? ऐसा नहीं होता ना, उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो ब्लैंक है ना, जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, उसमें ये चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर के पार्टिकल्स या सॉल्ट पार्टिकल्स है, बाकी कोई भी, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इन जो रिक्त खाली जगह है यहाँ पर बैठ जाते हैं, ठीक है ना। इस वाले स्पेस को घेर लेते हैं, इस वाले स्पेस में फिट बैठ जाते हैं। इसीलिए अब देखिए, अब जितना स्पेस है यहाँ तक तो ये शुगर के पार्टिकल्स जो है अपनी जगह बना लेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर ये स्पेस भर गया तो एक तो लिमिट होती होगी ना, जहाँ तक ये स्पेस है इतना ही तो इसमें कोई भी सब्सटेंस आ सकता है बाहर से। अगर ये स्पेस ही भर जाएगा तो फिर पार्टिकल्स के लिए जगह नहीं बचेगी, फिर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, कोई भी हमारे पास लिक्विड है, अगर उसमें हम कोई अन्य सब्सटेंस अगर मिक्स करना चाहते हैं तो वो सिर्फ है उतना ही घुलेगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, उसके बाद नहीं घुल सकता। आप एक गिलास पानी लीजिए, चीनी को घोलने का प्रयास कीजिए, आप देखिए कि कितनी चीनी उसमें घुल पाती है। क्या आपके पास जितनी चीनी है वो सारी घुल जाएगी? नहीं घुलेगी ना। तो आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल भी है। उसके बाद हम आते हैं गैस में, ठीक है ना। तो लास्ट हमारे पास है गैस। तो गैस में ये सबसे ज़्यादा होता है, इनके मैक्सिमम होता है गैसों के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। उसके बाद अगला हमारे पास था तीसरा करेक्टरिस्टिक्स था। उसमें हमने कहा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पदार्थ के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ को खींचते हैं। उनके बीच, विभिन्न पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अट्रैक्शन होता है, हमारे पास कोई भी कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये कुछ पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ को उनको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है कि विभिन्न स्टेट में, मैटर के विभिन्न स्टेट में, चाहे वो ठोस हो यानी कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो इनके बीच में ना यार ये भी जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना, ये एक दूसरे को, ये भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। डिफरेंट स्टेट में ये भी जो है क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब हम इसको देखते हैं। देखिए मैक्सिमम होता है सॉलिड में, ठीक है ना। अट्रैक्शन फोर्स यानी कि अट्रैक्ट, देखिए आप ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगर आपके पास कोई भी एक कॉपर की रॉड लीजिए या सोना ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई ऐसी धातु ले लीजिए, उसमें आप हथौड़े से मारेंगे तो क्या वो बिखर कर चूर चूर हो जाती है? या आपने उसको उठा के ऐसे ही फर्श पर फेंक दिया, क्या वो उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं? नहीं होता ऐसा ना। तो उनका अट्रैक्शन फोर्स इतना है, यानी कि एक दूसरे जो भी जितने भी इसमें पार्टिकल्स पाए हैं वो सारे पार्टिकल्स ने एक दूसरे को खींचा हुआ है, पकड़ा हुआ है ना। तो अट्रैक्शन है इनके बीच, अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा है सॉलिड में। आप देख सकते हैं एक दूसरे पार्टिकल से अपने आप को इतने जोर से पकड़ा है कि वो बिल्कुल सटे हुए हैं, कसे हुए हैं ना। तो ये सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। उसके बाद दूसरा होता है इंटरमीडिएट इन लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, सॉलिड के अकॉर्डिंग लिक्विड में कम होता है। आप देखते हैं लिक्विड को जैसे ही लेकिन होता है ना, होता है, क्योंकि देखिए अगर आपका यहाँ पर किसी पाइप से जो है पानी आ रहा है टोंटी से,
तो ऊपर से पानी आ रहा होता, आप बीच में फिंगर यहाँ पर फिंगर लगा देते हैं तो यहाँ पर पानी अलग होने के बाद नीचे जाकर इस तरह से फिर वो एक ही हो जाता है। हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो बिखर नहीं रहा, जैसे ही संपर्क में आ रहे हैं, जैसे ही कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वैसे ही वो एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट कर ले रहे हैं एक साथ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रह सकता है, लेकिन थोड़ा कम होता है, जितना सॉलिड में होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद तीसरा है गैसेस है दोस्तों। गैसेस में ये चीज़ बहुत कम होती है या फिर हम कह सकते हैं कि नहीं भी होती है, ठीक है ना। तो नेग्लिजिबल होती है, गैसों में ये चीज़ नहीं होता है अट्रैक्शन फोर्स से। देखिए आप सिलेंडर में ज़बरदस्ती गैस को पकड़ के रखते हैं, जैसे ही उसका मुंह खोल देंगे तो वो भाग जाएगी भाई, आसमान में चले जाएगी। धुआं देख लीजिए, कोई भी चीज़ है ना, तो वो फॉग है, ये सारी चीज़ें इसमें गैसों में बहुत कम होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो है इनको खुला छोड़ देने पर ये पूरा बिखर जाती है, गायब हो जाती है। तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है और उसके बाद थोड़ा कम होती है लिक्विड में, लेकिन गैसों में ये ना के बराबर होती है या फिर नहीं होती है, आप कहेंगे तो ये भी उचित होगा। तो दोस्तों स्टेट ऑफ मैटर के हमें मैटर की जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है तो वो 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमने बात की थी। इसमें नंबर 1 आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस, ठीक है ना दोस्तों। तो सॉलिड वही चीज़ें होती हैं जो हमको दिखाई देती हैं, कठोर होती हैं काफ़ी, आप देख सकते हैं जैसे टेबल है, डस्टर है, चौक है, पत्थर और बाकी सारी जितनी भी सॉलिड चीज़ें ये सॉलिड के अंतर्गत आती हैं। लिक्विड है, पानी, जल वगैरह, दूध, ये सारी चीज़ें लिक्विड हैं। और तीसरी गैसेस, जितनी भी गैसेस होती हैं वो गैस है, आप ये आसानी से समझ सकते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ इनके जो भी चीज़ें होती हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं किस तरह के होते हैं। सॉलिड सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जो सॉलिड होते हैं इनका आपने देखा होगा, इनका डेफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो इनका वॉल्यूम और इनका शेप जो होता है डेफिनिट होता है, ठीक है। हमारे पास डस्टर है या कोई पत्थर है, कुछ भी चीज़ है तो उसका शेप जो है डेफिनिट होगा। अगर हम किसी पत्थर को किसी बकेट में डाल देंगे या किसी भी अदर किसी बर्तन में डाल देंगे तो वो उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, जो है तो वैसे ही रहेगा। अगर ऐसा होता तो फिर हमारा टीवी विंडो में रख के, हमारा टीवी टेबल के ऊपर रख के, टेबल के ऊपर तो फैल जाता भाई, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सॉलिड का जो शेप होता है और उसका वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। ये आपको लिखने को आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसका शेप और वॉल्यूम डेफिनिट होता है और ये रिजिड होते हैं। तो यानी कि रिजिड का मतलब होता है दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड नाम से ही लगता है भाई सॉलिड है यार, सॉलिड है तो रिजिड है, कठोर है, वो दृढ़ होता है, ठीक है ना। तीसरा है इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर किसी पत्थर को पकड़ के आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, कैसे दबेगा यार, है ना। तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, दब नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इनकी जो बाउंड्रीज होती है ना, तो बाउंड्रीज होती हैं तो ये निश्चित होती है बाउंड्रीज भी, ठीक है ना। निश्चित बाउंड्रीज होती हैं। हमारे पास कोई भी एक ठोस है, उसकी बाउंड्री बिल्कुल निश्चित होगी, जितना वो होगा भाई वैसे ही रहेगा वो। उसकी बाउंड्री को हम चेंज करना है तो उसको तोड़ेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तोड़ेंगे तो वो भी 2 पार्ट में हो जाएगा, लेकिन उसकी बाउंड्री भी फिर अलग अलग निश्चित रहेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसकी बाउंड्रीज निश्चित रहती हैं। उसके बाद अगला है लिक्विड। लिक्विड को डिस्कस करें तो इसका डेफिनिट शेप और बाउंड्री जो है नहीं होती है, ठीक है। लिक्विड की कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई इसका शेप निश्चित नहीं होता। आप इसको बाल्टी में डालेंगे, बकेट में डालेंगे, वैसे ही हो जाएगा। आप इसको टैंक में डालेंगे, वैसी शेप ले लेगा ये। आप इसको किसी छोटे जार में डाल देंगे, वैसी शेप ले लेगा भाई। कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी, इसकी बाउंड्रीज भी कुछ नहीं होंगी, ठीक है ना, और कोई शेप भी नहीं होगा। तो ये इसका पहला गुण है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा गुण है इसका क्या है, फ्लूडिटी है दोस्तों। लिक्विड आप देखते हैं, फ्लूडिटी होती है लिक्विड में, बहाव होता है, बह जाता है। आप इसको अगर किसी भी अपनी बकेट से अगर नीचे कर देंगे तो ये बह जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें फ्लूडिटी होती है। तीसरा लो कंप्रेसिबल होते हैं। इसको कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम इसको कंप्रेस किया जा सकता है। ज़्यादा इसमें जो है ऐसा नहीं जैसे हमारे पास सॉलिड था, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल थे तो, लेकिन ये लो कंप्रेसिबल होते हैं। उसके बाद आगे है डेफिनिट वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो डेफिनिट होता है, ठीक है ना। आप जो है किसी भी उसको लिक्विड को ले लीजिए, इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है, ये याद रखना। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम सॉलिड का भी डेफिनिट था और लिक्विड का भी डेफिनिट था, ये चीज़ें याद रखनी है।
उसमें अगर यहाँ पर कहीं पर ऐसा हो जाता है कि इन तीनों स्टेट में आपको डिफरेंस लिखने को भी आ सकता है, तो ये आपके पॉइंट्स हैं, आप इनसे भी जो है डिफरेंस बना सकते हैं। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी रेट होता है ना, इसका मैक्सिमम होता है दोस्तों, ठीक है ना। आप जो है वाटर देखते हैं कपड़ों से या किसी चीज़ से, तो इसका रेस्पायरेशन बहुत जल्दी होता है या ज़्यादा होता है लिक्विड का, तो हम कह सकते हैं रेस्पायरेटरी रेट जो है सबसे ज़्यादा होता है किसमें, लिक्विड में। उसके बाद आगे गैसेस स्टेट में देखेंगे, गैस में दोस्तों इसकी इसका जो डेफिनेट नहीं होता है इसका शेप और बाउंड्रीज, किसकी, गैसों की। गैसों का कोई शेप होता है, नहीं होता। सिलेंडर में रख दीजिए सिलेंडर जैसे, उसके बाद छोड़ देंगे, पूरी दुनिया इनकी है भाई, है कि नहीं। तो इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, ठीक है। खोलो घूमो आवाराओं की तरह, बिल्कुल ये वाला सीन रहता है इनका, है कि नहीं। और फ्लूइडिटी होती है, गैस में भी बहाव होता है, बह सकती है, जा सकते हैं इधर उधर को, है कि नहीं, फ्लूइडिटी होती है। उसके बाद हाई कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबल जैसे कि आप जानते हैं सिलेंडर आपके घरों में रसोई का जिसमें खाना बनाते हो भाई पेट पूजा के लिए, है कि नहीं, वो कंप्रेसिबल है, कंप्रेस किया करके उसको रखा जाता है। सीएनजी ऑटो में, ठीक ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्रेस करके, गैस को कंप्रेस करके दबा के रखा जा सकता है। हाँ दूसरी चीज़, अब इसके स्टेट में चेंज होता है ना कंप्रेस करके, हम आगे बात करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है इससे। और इसकी डेफिनेट वॉल्यूम जो है डेफिनेट नहीं होता, आयतन भी इसका कुछ डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी जो है नो डेफिनेट वॉल्यूम, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट आउट करके हमने समझाया, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों इसके जो स्टेट है ना, अब हम क्या, हमारे दिमाग में ये चीज़ क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्या जो भी ये सॉलिड है इनको हम लिक्विड बना सकते हैं, क्या इस लिक्विड को गैस बना सकते हैं, क्या इस गैस को वापस लिक्विड या फिर वापस सॉलिड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं ये हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखिए, हाउ वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। यहाँ पर दो मेथड दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। इन दो मेथड्स के द्वारा जो है हम पदार्थ की अवस्थाओं को चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और नंबर 2 आप बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है ना। तो यानी कि टेम्परेचर को चेंज करके हम इनके स्टेट्स में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं, और प्रेशर को चेंज करके भी हम इनके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर को, ठीक है ना। दोस्तों अगर हम जो है किसी भी मैटर का टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वो अपनी स्टेट को भी चेंज कर लेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है ना, उस सॉलिड का अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। आप एक एग्जांपल लीजिए आइस का, ठीक है ना, आपके पास कोई आइस क्यूब है या आइसक्रीम है, ठीक है ना, तो आइसक्रीम आपके पास है, आप उसको फ्रिज से निकाल देंगे, ठीक है, फ्रिज से निकाल के आपने उसको बाहर रख दिया, यानी कि आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है ना। इनडायरेक्टली यही हुआ, फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है, बाहर निकाल दिया तो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या हो जाता है, वो सॉलिड था, फ्रिज में था, जब सॉलिड वहां से बाहर निकला तो क्या हो गया, लिक्विड बन गया। यानी कि हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है कि नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो उसने अपनी स्टेट चेंज कर दी, सॉलिड से लिक्विड बन गया। सो फ्रेंड्स उसके बाद लिक्विड, अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा देंगे, हमारे पास वाटर है, ठीक है कि नहीं, वाटर है, वाटर को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो क्या करता है, गैस बन के उड़ जाएगा, यानी कि वाष्प बन के उड़ जाएगा, वेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी मैटर के टेम्परेचर में चेंज करके हम उस मैटर के स्टेट्स को बदल सकते हैं। तो ये तो था सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से फिर गैस बनने की प्रोसेस। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकती है कि नहीं। अब गैस से लिक्विड भी बन सकता है भाई, लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है, गैस ना, पेट वाली गैस नहीं, ठीक है ना, गैस से लिक्विड भी और लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। दोस्तों जब हम गैस का टेम्परेचर कम कर देते हैं ना तो लिक्विड बन जाएगा। बरसात कैसे होती है आपने देखी ये साइकिल ना, आप जानते हैं बरसात की साइकिल। आप जैसे बारिश हुई भाई, नीचे ज़मीन में बारिश होगी, वहाँ से भाप बना, वो वाटर जो है वेपोरेशन की प्रोसेस हुई, वेपर के रूप में वो उठ के चले गया वायुमंडल पे, एटमॉस्फेयर पे। जब हाइट पे जाता है ना, वहाँ उसको लगती है भाई ठंडक, फिर ठीक है ना, ठंडक लगती है तो वो भाप जो है, जो कोहरा, जो बादल होते हैं वो ठंडे होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी की ड्रॉपलेट्स टाइप की बना लेती हैं, और जब उनका वेट ज़्यादा होता है तो वहाँ से वो नीचे गिर जाती हैं, ठीक है ना।
तो नीचे गिर जाती हैं ग्रेविटी की वजह से, आप जानते हैं, तो नीचे गिर जाती हैं। अब देखिए कैसे हुआ, वो गैस थी, जो बादल थे या कोहरा था उसके रूप में गैस थी, गैस में तो वाटर के ड्रॉपलेट से जब बड़े बड़े होते रहे तो वो उसके बाद लिक्विड बन गए, और लिक्विड बन के जमीन में गिर गए भाई, बारिश हो गई, झमाझम ना, है ना। तो बारिश होगी तो हम कह सकते हैं कि गैस क्या हुई, लिक्विड में चेंज हो गई। देन लिक्विड का टेम्परेचर और कम कर देंगे भाई तो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है ना। आइसक्रीम, सरल उपाय, कुल्फी, ठीक है ना, खाते हो दबा के, वही चीज़ है। लिक्विड को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं, कूलर में रख देते हैं, तो फ्रीजर में रख देते हैं, क्या हो जाता है, वो सॉलिड बन जाती है, ठीक है कि नहीं। तो ये इस तरह से हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, भाई इधर भी तो एरो है, ये क्या चीज़ है यार, क्या मुसीबत है। तो सॉलिड को डायरेक्ट गैस या गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, हो सकता है, हाँ हो सकता है बिल्कुल भाई। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी अलग मामला है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसको ध्यान अच्छे से समझा देंगे, है कि नहीं। तो इसको छोड़ते हैं अभी फिलहाल। उसके बाद हम स्प्लिट करते हैं भाई बाई चेंजिंग प्रेशर में, ठीक है। प्रेशर चेंज करके हम जो है किस तरीके से इनके स्टेट्स में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी वही चीज़ है सेम, ठीक है ना। अब हमारे पास कोई सॉलिड है भाई, सॉलिड का प्रेशर चेंज करके लिक्विड बनाना है, लिक्विड का गैस बनाना है, या फिर गैस से लिक्विड, ये कैसे बनेगा। भाई देखो, गैस सिलेंडर है ना, मम्मी भगाती है गैस सिलेंडर लेने के लिए, आपको सिलेंडर लेके आते हो कंधे में रख के, ठीक है ना। जब आप लेके आते हो तो कैसे हिलता है भाई, हिलोरे मारता है, लगता है आपको जैसे इसके अंदर तो साला पानी भर दिया। बे हम तो गैस लेने गए थे, भर तो दिया पानी, ठीक है कि नहीं। लेकिन मेरे दोस्त पानी नहीं होता है, होती गैस है, ठीक है कि नहीं। तो यही चीज़ है सिलेंडर के अंदर। आपने कभी सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के, रेगुलेटर हटा के उसमें एक पिन मारना सिलेंडर में, तो बहुत बड़ी जोर से आवाज़ आएगी। आप देखते हैं गाड़ी के टायर से, किसी से भी गैस, खैर गाड़ी के टायर में तो इतनी कंप्रेस नहीं होती है, लेकिन सिलेंडर में आप देख सकते हैं, या आपके पास घर में लाइटर होगा, ठीक है ना, लाइटर जिससे सुलगाते हैं लोग, सुट्टा, ठीक है कि नहीं, वो लाइटर है ना, लाइटर होगा। तो उस लाइटर को आप देखेंगे उसमें पानी दिखता है, आपको लिक्विड दिखता है, आपको लगता है कि इसके अंदर वाटर है भाई। लेकिन जैसे ही हम उसका बटन प्रेस करते हैं तो वो वाटर बाहर आती है, वो लिक्विड बाहर आता है और उससे गैस बनती है कि नहीं, और आराम से जला सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ है, हमारे सिलेंडर में जो गैस होती है ना, उसको कंप्रेस करके, उसको दबा के, उसका प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा के उसको दबाया जाता है, जिससे वो क्या होती है, गैस से लिक्विड स्टेट में आ जाती है। यानी कि हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया। जैसे ही उसको प्रेशर बढ़ाएंगे, उसको दबाएंगे जोर से, तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी, गैस से लिक्विड बन जाएगी। उसी तरह से और उसको दबा दिया जाए तो वो लिक्विड से सॉलिड भी बन जाएगी, ठीक है। क्या आपने कभी भी ड्राई आइस के बारे में सुना है दोस्तों? ड्राई आइस क्या होती है? कभी आपने सोचा कि ड्राई आइस क्या होती है, या एग्जाम में या कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा ड्राई आइस किसे कहते हैं? दोस्तों ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है कि नहीं, जो जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी के लिए लिया जाता है। यानी कि जैसे हम हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी एनिमल्स हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है जब हम सांस लेते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई, प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना यार, प्लांट्स लगाया करो और जंगल बचाओ, ये बहुत सारे आपने सुना होगा। तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो हमको ऑक्सीजन देंगे भाई, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, ठीक है ना। उनका भी भला होगा और अपना भी भला होगा यार, क्या जाता है नहीं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वो चीज़ है जो एक गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो है ये मिलती है। दोस्तों यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा, ठीक है ना। तो और अगर हम इसकी टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो ये भी गैस बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज होने के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसके क्या प्रभाव होते हैं, और क्या कहते हैं, जैसे कि हमने भी बात की थी, इसमें स्टेट्स चेंज हो जाती हैं भाई, एक से दूसरी स्टेट में चले जाता है, दूसरे से उसमें चले जाता है टेम्परेचर, आगे नीचे ऊपर नीचे करके। तो देखिए यार, अगर हम टेम्परेचर, किसी वाटर है, वाटर का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया या कम कर दिया,
तो भाई कितना बढ़ाना पड़ेगा कि वो अपनी स्टेट चेंज कर दे, या कितना कम करना पड़ेगा कि वो अपनी स्टेट चेंज कर दे। भाई कितना बढ़ाएंगे कि वो गैस बन जाए, और कितना कम करेंगे कि वो लिक्विड सॉलिड बन जाए, है कि नहीं। तो इसी पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए, हम किसी भी चीज़ को अगर गर्म करते हैं, हमारे पास वाटर है, हमारे पास हमारे पास एक आइस क्यूब है, ठीक है कि नहीं, हमारे पास बर्फ़ है, तो उसको हम मेल्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम अगर गलाते हैं तो उसके लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यक ज़रूरत होगी कि हम उसको जो है मेल्ट कर पाएँ, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास मेल्ट करने से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर एक दिख रहा है आपको। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे दोस्तों? यार मेल्टिंग पॉइंट उसे कहेंगे ना जहाँ वो पॉइंट जिस पर कोई भी चीज़ मेल्ट हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो वो पॉइंट जिस पर कोई भी चीज़ मेल्ट हो रही है तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अब ऐसा तो हम बुक में लिख नहीं सकते अपनी अपनी कॉपी में, एग्जाम में, है कि नहीं। तो हम कहेंगे द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड कॉल्ड इज मेल्टिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर मतलब वो कम से कम तापमान जिस पर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, तो वो कम से कम तापमान, ठीक है ना, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर क्या होता है, कोई सॉलिड क्या करता है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। वो कम से कम तापमान, ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं हो रही है। मान लो हमने हमारे पास कोई एक सॉलिड था, उसको हमने गर्म करना शुरू किया, ठीक है कि नहीं। उसको हमने हीट दी, तो हीट देकर हमको क्या हुआ, हीट देते रहे भाई। ऊपर हमने एक थर्मामीटर लगा रखा है यहाँ पर को, ठीक है ना। उस थर्मामीटर में हम नापते रहेंगे भाई कितना टेम्परेचर हो गया, इतना हो गया, अरे नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। तो नापते रहेंगे, एक स्टेट एक पॉइंट है, वो थर्मामीटर शो करते रहेगा भाई इतना टेम्परेचर हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। अब एक स्टेट ऐसी आएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर को वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो उस पॉइंट को सबसे पहले जो पॉइंट पे आया जहां पर से मेल्ट होना स्टार्ट होगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है कि नहीं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो होगी बात। उसके बाद अगर हम इसको दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड शो द कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दियर पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स हमने कहा था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है ना, एक आकर्षण बल होता है, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए या उनके बीच कितनी क्षमता है, कितनी उनके बीच में आकर्षित एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कितनी है उसको दिखाता है, ठीक है ना, कितनी क्षमता है उसको दिखाता है। अगर देखो अब ये भाई देखो, ये अट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा है तो सॉलिड होगा, थोड़ा कम होगा तो लिक्विड होगा, सबसे ज़्यादा गैस हो जाएगा। अब सॉलिड को की क्षमता कितनी, अब उसको हम गर्म करते रहेंगे भाई, जितनी क्षमता होगी उतने तक तो ये सहन करेगा ना, गर्म होगा। जब जितनी इसकी क्षमता है उससे जब बाहर की बात हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, टूट जाएंगे भाई। तुम्हें क्लास में बच्चे हैं, अगर कोई तुम्हें ज़बरदस्ती झापट मारते जा रहा है, स्लैप कर रहा है, एक स्टेज तक तुम सहन कर सकते हो, उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम भी फैल जाओगे भाई। फैलोगे नहीं फैलोगे, सेम स्टेज है, सेम वही स्थिति यहाँ पर है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ है। अब दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले हमने आइस की बात की थी। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.215 के का मतलब यहाँ पर केल्विन से है दोस्तों, ठीक है ना। केल्विन एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है। जैसे हम यहाँ पर एक यूनिट है, जैसे हम कोई टेम्परेचर देखते हैं तो उसमें हमने देखा है कि डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इस पर हम जो है आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम केल्विन देख लेते हैं। तो दोस्तों केल्विन जो होता है ना, केल्विन का मतलब होता है 273, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी का टेम्परेचर है तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 273 केल्विन, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर 0.15 को हम नहीं लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। 273 हम जो है नॉर्मली मानते हैं। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में चेंज करना चाहें तो 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 0 केल्विन को अगर हम सोचेंगे कि 0 केल्विन को हम सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको एक फॉर्मूला है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। देखिए हमको कोई चीज़ केल्विन में दी है और उसको हमको सेंटीग्रेड में चेंज करना है,
ये एग्जाम में आप पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास कोई मतलब किसी भी मैटर का टेम्परेचर 37, आप देखें ना ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री होता है ना भाई, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 37 प्लस, देखिए केल्विन में जो दिया है केल्विन, अगर हमको केल्विन में निकालना है तो के केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी कि जितना सेंटीग्रेड है उसमें हम 273 ऐड कर देंगे। अगर हमको सेंटीग्रेड में निकालना है तो हम केल्विन में से क्या कर देंगे 273 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमको 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको केल्विन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम तो दिया ही है, तो उसमें हमको क्या करना है भाई 273 ऐड कर देना है, तो 314 यानी कि 314 केल्विन आ जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर आपसे पूछेगा कोई केल्विन में तो 314 केल्विन आपको मिलेगा, ठीक है ना। और डिग्री सेंटीग्रेड में तो आपको पता ही है, सेंटीग्रेड में 37 सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद अगला जो है इफेक्ट ऑफ चेंज द ऑफ टेम्परेचर में ही इसमें एक मेल्टिंग पॉइंट हमने अभी देखा, अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट है। दोस्तों अगर किसी चीज़ को मेल्ट होने के लिए जो है सबसे कम तापमान जो है वो टेम्परेचर कितना है, वो पॉइंट अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो एक बॉइलिंग पॉइंट भी होता होगा, क्योंकि लिक्विड है या कोई भी चीज़ है वो बॉयल भी तो होती है भाई ना। तो वो एक ऐसी स्टेट भी तो आती है जहाँ पर वेपर बन के वो चीज़ उड़ जाती है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मतलब कोई वो टेम्परेचर जिस पर जो है कोई लिक्विड क्या होता है बॉयल होकर क्या करता है वेपर में चले जाता है, ठीक है, वेपर फॉर्म में चले जाता है, बॉयल होकर के वेपर बन जाता है, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। वातावरण जो हमारा वातावरण है एटमॉस्फेयर है, इसका प्रेशर जितना होता है ना वो एटमॉस्फेरिक दाब पर होना चाहिए। इसमें कोई एक्सटर्नल बाहर से हमने कोई प्रेशर लगा रखा है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो तापमान जिस पर जो है कोई लिक्विड क्या होता है वेपर में चेंज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए दोस्तों अगर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पर हम बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे पास। जैसे वाटर होता है ना, वाटर को आप बॉयल गर्म करते रहेंगे तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा वेपर बन जाएगा, ठीक है नहीं, भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा, वाष्प बन जाएगा। तो इसीलिए तो उस पॉइंट को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। ये प्रत्येक जितने भी सब्सटेंस होते हैं ना हर किसी का अलग अलग होता है ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है। तो वाटर की हम यहाँ पर बात करें, अगर केल्विन में कोई आपसे पूछता है तो केल्विन में आप इसको 373 केल्विन कह सकते हैं, और अगर सेंटीग्रेड में पूछ रहा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर केल्विन अगर सेंटीग्रेड में हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं केल्विन में से 273 माइनस कर देते हैं, सेंटीग्रेड निकल जाएगा भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों। अब एक चीज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पर है, तो इसका मतलब होता है कि गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना। तो वेपोराइजेशन की गुप्त ऊष्मा का मतलब ये होता है कुछ न कुछ, जैसे हमने हीट देते जा रहे हैं। देखिए कोई बर्तन में अगर पानी वाटर हम गर्म कर रहे हैं तो नीचे से उसमें हमने हीट दे रखी है, तो हीट तो हम देते ही जा रहे हैं ना भाई। अब इसका अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो गया, उसके बाद 110, 120, 140 भी तो होना चाहिए, लेकिन आप इसमें थर्मामीटर डालेंगे तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही शो करेगा। तो बाकी की हीट कहाँ जा रही है भाई, तो वो हीट जो है हिडन होती है ना, वो हीट होती है जो आपका वेपर बन रहा है ना, तो उस वेपर में हिडन होती है वो, तो आपका जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिखाता है। तो अगर हम इसको अगर कॉपी में लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसेस स्टेट, यानी कि 1 kg लिक्विड को, ठीक है, 1 kg लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जितने अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों सब्लिमेशन। मैंने कहा था जब किसी भी मैटर का सॉलिड लिक्विड और गैस में ट्रांसफर चेंज किया जाता है, उसको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो वो प्रोसेस आपको बताई थी। उसमें हमने एक चीज़ और बताया कि सॉलिड से लिक्विड और सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड क्या ऐसा हो सकता है, ये चीज़ क्या होती है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट
कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन किसे कहते हैं? जब कोई सॉलिड क्या होता है, सॉलिड बिना लिक्विड फॉर्म में आए हुए, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में आए बिना ही सीधे गैस की फॉर्म में आ जाता है या गैसेस स्टेट में आ जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। अब इसी की रिवर्स, अगर कोई हमारे पास गैस है, कोई मैटर गैसेस स्टेट में है और किसी उसके ऐसी प्रोसेस की जाती है कि वो लिक्विड फॉर्म में जाए बिना सीधे ही सॉलिड फॉर्म में चला जाए, तो द प्रोसेस कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है कि नहीं? तो ये दो चीजें ये एग्जाम में पूछी जाए, इन दोनों में से एक ने एक चीज आपसे जरूर पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो सब्लिमेशन क्या है? द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। और इसी की डेफिनेशन अगर हम थोड़ा चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा डिपोजिशन, यानी कि गैस से सॉलिड होना डिपोजिशन, और गैस सॉलिड से सीधे गैस हो जाना, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा भाई ना, बाहर बाहर ही अपना गली से पतली गले से निकल लेगा वो, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर देते हैं भाई। हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, आपके पास नेफ्थलीन की गोलियां हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैम्फर है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है। दोस्तों आपके कपूर की सरल भाषा में देखिए, आपके पास कपूर की गोलियां होती है जिसको हम कपड़ों के बीच में रख देते हैं, बॉक्स में रख देते हैं। क्या होता है भाई, आज हमने रख दी, कुछ टाइम के बाद गायब हो जाती है। खा दी क्या किसी ने भाई कपड़ों ने? नहीं, वो सॉलिड स्टेट से क्या होगी, सीधे गैसेज स्टेट में चली गई। कपूर है, जलाते हो, उसकी हीट उसको मिलती है, उसके बाद उड़ जाता है भाई, कहाँ गया? ठीक है ना। तो ये सॉलिड से गैस बन जाता है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सब्लिमेशन कहलाती है। ठीक है कि नहीं? अब उसके बाद जो है गैस से सॉलिड भी कई चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है, वो गैसेस स्टेट में होती है, उसके टेम्परेचर को अगर चेंज कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, सीधे सॉलिड बन जाएगी। अब आप इसका एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है कि नहीं? हम चेक करेंगे कि आपकी मेमोरी कितनी है। हम देखते हैं कि आपको क्या ऐसा एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में दिखाई देता है जो गैस से सीधे सॉलिड बन जाता है, ठीक है कि नहीं? आपको नहीं पता तब भी कमेंट करिए, हमसे पूछिए, हम आपको कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है कि नहीं? बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर चेक किया, देखा, पढ़ा। उसके बाद अब हमने प्रेशर भी तो चेंज किया था यार, प्रेशर ना, पेट वाला प्रेशर नहीं, प्रेशर दाब, ठीक है कि नहीं? दाब जो हमने चेंज किया था उसके क्या इफेक्ट हुए थे उस पर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है नहीं? 3 सिलेंडर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये सिलेंडर्स हैं, एक में गैस है, दूसरे में लिक्विड है, तीसरे में सॉलिड है। एक्चुअली ये तीनों में अलग अलग था नहीं। जैसे एक में गैस था हमारे पास, उस गैस को हमने ऊपर से एक पंप के जरिए से दबाया, ठीक है। तो जो ये पार्टिकल्स हैं ना, छोटे छोटे ये पार्टिकल्स हैं, जब हमने इसको दबाया होगा तो ये थोड़ा इकट्ठे हो गए होंगे। एक कमरे में आप लोग, कुछ बच्चे खड़े हैं, एक किनारे से जाके हमने उनको ऐसे लाठी पकड़ के भाई कूटना शुरू किया, वो भागेंगे, दबाएंगे ना, दबाव डालेंगे उन पे भाई, उधर को खिसको, भीड़ को जैसे होता है, तो वो एक किनारे को इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा। तो हमने पहले पढ़ा है, अगर भाई पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो जाता है तो क्या होता है, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, यानी कि गैस से क्या बन गया, लिक्विड में आ गया। फिर उसी तरह से हमने अगर लिक्विड से और दबाया उनको, ऊपर से और कूटा, ठीक है, तो इतने करीब आ जाएंगे बच्चे, आपस में हिलजुल भी नहीं पाएंगे, ठीक है कि नहीं? हिल नहीं पाएंगे ना भाई, एक दूसरे से सट के खड़े हो गए तो सॉलिड बन जाएगा, जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें, इफ कंप्रेस एनी गैस इन सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। अगर हम किसी सिलेंडर में किसी गैस को अगर हम किसी गैस के को अगर हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, दबाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, वो उसके पार्टिकल से दबने के बाद अपने नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं और वो जो है क्या हो जाती है, उसके बीच का स्पेस कम हो जाता है और फाइनली क्या होता है, हमको गैस जो है लिक्विड में प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ थी। अब सिलेंडर का हमने एग्जांपल पहले ही दे दिया था आपको, ठीक है कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पर गैस से लिक्विड को बनाने के दो हमारे पास जो है जरिए थे। एक तो हम अगर टेम्परेचर को अगर कम कर देंगे, ठीक है ना, रिड्यूस टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर किसी गैस का कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गैस से लिक्विड बन जाएगा। अगर हम इंक्रीज कर देंगे प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो उससे भी जो है गैस क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा।
उसके बाद एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, वेपोरेशन, यानी कि जिसको हम हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं। दोस्तों वेपोरेशन क्या होती है, अभी हमने एक मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था और एक बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। दोस्तों एक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या कहा, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो वो थर्मामीटर शो करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर वहाँ पर से कोई भी चीज़ जो है क्या हो जाती है, वेपर में चेंज हो जाती है, भाप बनकर उड़ जाती है, ठीक है ना, अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। यानी कि यहाँ लिक्विड था तो यहाँ गैस बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट है। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है, आपने एक बाल्टी पानी या एक किसी भी बर्तन में आप पानी लीजिए, उसको धूप में रख देना, ठीक है ना। उसको आप आज रहने देना, कल रहने देना, आप उसमें निशान लगा देना किसी चीज़ से। आप उसको शाम को देखिए, क्या उसके जो आपने एक बाल्टी में पानी लिया, इतना पानी है, आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए, ठीक है कि नहीं। उसको धूप में रख देना है, ठीक है ना। तो धूप में रख देंगे तो आप उसको आज शाम को चेक कीजिए, दिन भर धूप में रहने के बाद उसका ये मार्क किया हुआ, क्या वो पानी, क्या वो वाटर जो है वहीं तक था या उसका लेवल थोड़ा कम हो गया, मान लेते इतना हो गया। कल को फिर और देखना, कल शाम को दूसरे दिन तो फिर इतना पहुंचे रहेगा, तो क्या वो पानी बाल्टी पी गई भाई, है ना। तो टोटकी बाल्टी तो नहीं थी ना, तो ऐसी बकेट थी जो जिसमें कहीं से भी पानी मिसयूज नहीं हो सकता था, लेकिन वो वाटर गया तो गया कहाँ भाई। जब उसमें धूप पड़ी होगी ना, तो उसके पार्टिकल्स की, हमने क्या पहले कहा था, पार्टिकल्स का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, तो उससे मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो वो पार्टिकल्स की मूवमेंट बड़ी ज़्यादा हुई होगी और वो उड़ के चले गए या उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो देखिए यहाँ पर क्या धूप से उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ होगा, नहीं हुआ होगा ना। तो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की तो बात ही नहीं हुई, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले ही क्या हो गया, कोई लिक्विड भाप बन गया, यानी कि वेपर बन गया। तो बस वही चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों वेपोरेशन क्या होता है, वेपोरेशन होता है, वेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट ए लोअर टेम्परेचर देन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वेपोरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड क्या करता है, अपनी लिक्विड फॉर्म को चेंज करके वेपर में चले जाता है, वेपर फॉर्म में चले जाता है, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मान लो वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचने से पहले ही, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी स्टेट वेपर बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। जैसे कपड़े सूख जाना, या फिर जैसे जो प्लांट्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो वाटर बच जाता है उसको वो उसका वेपोराइजेशन कर देते हैं, यानी कि उसको वो वेपर के रूप में जो है बाहर निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। उसके बाद आगे देखें तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपोराइजेशन। तो वेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। दोस्तों इससे आप क्या समझ रहे हो, सरफेस एरिया अगर बढ़ जाए, ठीक है ना, अगर किसी हमारे पास दो बर्तन है, ठीक है ना, एक का सरफेस इतना है और एक का इतना है, आप ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं इसका ज़्यादा है और इसका कम है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है किसी का, तो उसका वो अफेक्ट करता है किसको, वेपोरेशन को। अब देखिए भाई यहाँ पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स इस सरफेस में इतने फैले हैं और इसके सरफेस में भी फैले हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतने पार्टिकल्स जो है उसके संपर्क में आएंगे, यानी कि इनको निकलने की जगह ज़्यादा मिलेगी, जल्दी गर्म होंगे और इनको इतनी जल्दी जो है यहाँ पर से वेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर वेपोरेशन के लिए कम स्पेस है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है इसके सरफेस पर बहुत कम है, ठीक है। जब ये गर्म होंगे तो ये वेपर बन के उड़ जाएंगे। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता या घटता है तो वो भी अफेक्ट करता है वेपोरेशन को, यहाँ पर है। दूसरा टेम्परेचर है। टेम्परेचर जैसे कि आप जानते हैं टेम्परेचर से भी जो है वेपोरेशन अफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम है तो वेपोरेशन कम होगा। आप गर्मियों में देखते हैं कपड़े धोए और 1 घंटे में सूख गए, भाई आपको 10 बजे 9 बजे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो आप क्या करते हैं 5-6 बजे कपड़े धो देंगे, 10 बजे 9 बजे तक वो कपड़े सूखे रहते हैं। लेकिन सर्दियों के दिनों में भाई 2 दिन तक तो सूखते ही नहीं है कि नहीं, क्यों, इसका कोई तो रीजन होगा भाई। जो वेपोरेशन होता है, ये कपड़े सूखना, ये सारी चीज़ें तो वेपोरेशन ही तो है। जो कपड़ों में जो पानी होता है वो जल, वो वाटर जो है भाप बनकर या वेपर बनकर उड़ जाता है, तो कपड़े सूख जाते हैं।
उसमें जब पानी नहीं रहेगा तो उड़ना ही है। तो यही तो टेम्परेचर का प्रभाव है, यही टेम्परेचर इफेक्ट इस तरह से करता है। अगर आपके कपड़े सूख जा रहे हैं तो यानी कि कपड़ों में जो वाटर था वो वेपर बन के उड़ गया टेम्परेचर बढ़ने से। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है वेपोराइजेशन को। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपोराइजेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपोराइजेशन की रेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा भाई, वेपोरेशन की दर भी कम हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। तीसरा है ह्यूमिडिटी। दोस्तों ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो हमारी एयर है ना, हमारे आसपास एयर है, उस एयर में जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं, वो पानी उस आसपास के वातावरण में इकट्ठा मतलब रहता है, इस तरह से प्रेजेंट रहता है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, पानी की मात्रा, हवा में जो पानी की मात्रा है वो कितनी है, ठीक है, तो उससे ठंडक रहती कि नहीं रहती है। जहाँ ह्यूमिडिटी होगी वहाँ ठंडक रहेगी। भाई कोहरा है, कोहरे में क्या है, पानी तो है, एयर में पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है, वही तो ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी भी जो है एवेपोरेशन को इफेक्ट करती है। उसके बाद विंड है दोस्तों। विंड यानी कि हवा, हवा क्या करती है, हवा भी इफेक्ट करती है वेपोरेशन को। अगर हवा जो है स्पीड ज़्यादा है तो वेपोरेशन भी ज़्यादा मात्रा में होगा, और हवा की स्पीड कम है तो वेपोरेशन की रेट भी कम हो जाएगा। भाई कपड़े आपने डाल रखे, धूप नहीं आई है लेकिन हवा चल रही है, तो आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठीक है, क्या करता है विंड, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ बहाकर उड़ाकर ले जाता है। और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा स्पीड से उड़ा कर ले जाएगा, ज़्यादा मात्रा में ले जाएगा, कम होगी तो कम ले जाएगा भाई। तो ये भी जो है यहाँ पर विंड भी जो है इसको इफेक्ट करती है। एग्जाम में पूछ सकता है कि वेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स के नाम बताइए, क्या क्या हैं। तो आप इन चारों को लिख देंगे और इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे, एक एक एग्जाम्पल दे देंगे, तो आराम से बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही था, और इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो बहुत मन लगेगा दोस्तों। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये प्रार्थना आपसे करता हूं मैं। और दोस्तों अगर कोई भी सुझाव आपको देना है ना, आप कमेंट करके आप हमको अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, अपने इंस्ट्रक्शंस, आप जिस नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हैं, किस तरीके से लेक्चर चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बाकी ग्रुप्स तक, आपके जितने भी स्टूडेंट आपके साथी हैं उन तक कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करने की हैबिट आपको होनी चाहिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करने भी ज़रूरी है, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप हमको अदर प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम का लिंक है, और आप हमको फेसबुक से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है, वहाँ से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ब्लॉग वेबसाइट है दोस्तों, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सारा लिखा हुआ मैटर आपको हमारी ब्लॉग वेबसाइट पे मिल जाएगा बहुत सारा। और उसके बाद आप जो है हमें ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा जो भी वीडियो आप देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।